नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क की और इसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया है आज, जो कि हम एक ज़ूम कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू करेंगे और जो प्रोफेशनल है उनका नाम है सीएस दीपक सिंघल, जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और इस फील्ड में बहुत ही इनका बहुत टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, तो ट्रेडमार्क की काफ़ी जानकारी इनको है, प्रैक्टिकल नॉलेज इनको है। तो आज वो अपने जो थॉट्स हैं, जो अपनी नॉलेज है आप लोगों से शेयर करेंगे ताकि हम लोगों को भी और आप लोगों को भी बेनिफिट हो पाए। तो आइए चलिए कॉल स्टार्ट करते हैं। हाय दीपक, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, हम लोगों को इंटरव्यू देने के लिए। तो हमने काफ़ी सुना है कि आप जो है ट्रेडमार्क में प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी नॉलेज है आपको इसके बारे में। सो वी थॉट कि हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ भी जो है आपकी नॉलेज एक बार शेयर करें और हमें भी कुछ इसके बारे में पता लगे। जैसे ट्रेडमार्क की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो उनका क्या, कैसे उनको आंसर करना है, क्या करना है, कैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, क्या उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उनके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पता लगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। स्टार्ट करें। हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर। हाँ, तो फर्स्ट पहली क्वेरी हम लोगों की ये थी कि दीपक, कि रजिस्ट्रेशन जैसे हम लोग ट्रेडमार्क का करते हैं, तो हमें बहुत क्वेरीज आती रहती हैं कि भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है या छोटा प्रोसेस है और पैसे भी इतने नहीं लगने चाहिए और इस ट्रेडमार्क में होता ही क्या है। मतलब बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो आप हमें प्रोसेस थोड़ा बता पाएंगे कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या टाइम पीरियड है, क्या ड्यूरेशन है, क्या फ़ी है? थोड़ा सा हमें प्रोसेस इसके बारे में बताइए प्लीज़। सी इट्स वेरी जनरल एंड वेरी गुड क्वेश्चन रजत जी। क्या होता है कि हम इंडिया में जो ट्रेडमार्क कंसीडर करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने आज ट्रेडमार्क अप्लाई किया है, सो वो हमें जो प्रॉफिट्स है वो फर्स्ट डे से देना शुरू कर देगा। इट इज नॉट पॉसिबल। हमने किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो गुडविल जनरेट होने में इट टेक्स टाइम। अब लेट सपोज अगर हम बात करें, हमारा जो एक्ट है, जो ट्रेडमार्क का एक्ट है, वो बेसिकली एप्लीकेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज जो हमारी पहली कैटेगरी है वो आती है इंडिविजुअल पर्सन, जो बेसिकली अपना बिजनेस गवर्न करता है अपने खुद के थ्रू, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हो गई। उसके अलावा बाकी जो एंटिटीज हो जाती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपीज, पार्टनरशिप, उनके लिए जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, अगर आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन भी फाइल करने जाते हैं तो उनके लिए जो गवर्नमेंट फीस गवर्नमेंट ने रखी हुई है, दैट इज 9,000 रुपीज। यही अगर कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है, वो अपना कोई ब्रांड अप्लाई करने जा रहा है, उसके लिए जो डिपार्टमेंट ने फीस रखी हुई है, जिसकी वो एक छोटा एंटरप्रेन्योर है, स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने फीस रखी हुई है, दैट इज 4,500। अब बात करते हैं हम जो गवर्नमेंट पर इनिशिएटिव लेकर आ रही है, स्टार्टअप्स, स्मॉल एंटरप्राइज, एमएसएमईज, गवर्नमेंट ने उनको भी बेनिफिट देना शुरू करा है। लाइक जैसे मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं अपनी कंपनी के नाम से कोई ब्रांड अप्लाई करना चाहता हूँ, बट मैं इस अभी कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं 9,000 रुपीज जस्ट फॉर द गवर्नमेंट सेग में पे कर पाऊँ। सो गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव। आप एक काम कीजिए, आप अपनी एंटरप्राइज को स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में लाइए, उसका एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन दिलवाइए, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन दिलवाइए, एंड उस केस में भी जो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है कि आपकी जो गवर्नमेंट फीस होगी, दैट विल आल्सो 50% वो गवर्नमेंट खुद बियर करेंगे। दैट मींस आपके केस में भी गवर्नमेंट फीस हो जाएगी 4,500 हो जाएगी। सो इनिशियली स्टेप्स हमारा यही होता है कि जब भी हम कोई ब्रांड अप्लाई कर रहे हैं, पहले हम ये चेक कर लें कि जो हम ब्रांड अप्लाई कर रहे हैं वो जेनरिक है या नॉन जेनरिक है। जेनरिक, नॉन जेनरिक इन द सेंस लाइक एक क्लाइंट है हमारे, जो मान लो फूड वेंडर है या फ्रूट्स वेंडर है। अब वो कहते हैं कि मेरा जो ब्रांड है ना वो एप्पल है। अब एप्पल जो है इज नॉट अ ब्रांड फॉर द फूड वेंडर। जो फूड वेंडर होगा उसके लिए एप्पल कोई ब्रांड नहीं होगा, बिकॉज वो कोई जनरल टर्म्स हो गया। उस केस में अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, विच इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क, अनटिल उन्होंने कोई उसके लिए गुडविल पहले से ही अर्न करके बैठे हुए हैं। So, अगर हमें मान लो कोई ट्रेडमार्क मेरे को अप्लाई करना है आज की डेट में, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये देखूंगा कि मेरा जो मैं ब्रांड अप्लाई कर रहा हूँ टोटली मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट ना करे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सो आपकी जो एप्लीकेशन है, इवन वो आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो जाएगी विद इन अ लेस पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम के अंदर भी रजिस्टर हो सकती है। तो आपको जब भी आप कोई ब्रांड अप्लाई करेंगे, आपको अपना पहले अपना नेचर आपको समझना है कि आप किस गुड्स में डील कर रहे हो। उसके अलावा जो आपका लोगो है, टोटली आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी सम यूनिकनेस, उसमें कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए कि वो ब्रांड कहलाए आपका।
हम्म, लाइक दिस। ठीक है। सो ये पर्सनल है। नहीं तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इसमें स्टेप्स होती हैं, मतलब इसमें हम लोग, मतलब जो कोई भी अगर जैसे हम अप्लाई करते हैं तो जनरली लोगों को लगता है हाँ हमने अप्लाई कर दिया तो रजिस्ट्रेशन हो गया, जो कि शायद ये केस नहीं हाँ। होता। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होती हैं और किस स्टेप में मतलब हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए या करना नहीं चाहिए, तो उसमें प्लीज़ हमें गाइड करें। सो क्या होता है, जैसे मान लो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, उसने एप्लीकेशन फाइल कराई खुद या अपने किसी अटॉर्नी के थ्रू, हम्म, ठीक है, अपने किसी लीगल प्रोफेशनल के थ्रू उसने एप्लीकेशन फाइल कराई। स्टेप वन क्या होता है कि हमें एप्लीकेशन फाइल करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ पीएमए। पीएमए इज द फॉर्मेट जो डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। आपका कोई भी एप्लीकेशन फाइल करें ट्रेडमार्क की, आप उसमें एप्लीकेशन फाइल कीजिए। जो फीस है वो आपकी, वो मैंने अभी आपको जैसे बताई 4500 या 9000, जो भी आपको फीस, आपको वो फीस पे करनी है। एंड वो आपको एप्लीकेशन अपने प्रोफेशनल या अपने थ्रू भी उस डिपार्टमेंट का पोर्टल दिया हुआ है। आज की डेट में बहुत गुड इनिशिएटिव हो गया कि हर एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कीजिए। जैसे आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। वो एप्लीकेशन नंबर आपका फ्यूचर और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज किया जाएगा। जैसे ही आपने एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया आपका, आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने ब्रांड के आगे टीएम लिखने के लिए। अच्छा। देयर आर दो चीज होती हैं, एक होता है टीएम, एक होता है आर। ये चीज मैं आपके थ्रू भी थोड़ा लोगों को बताना चाहूंगा। कई लोग क्या होते हैं कि उन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया, वो फर्स्ट डे से अपने ब्रांड पे आर लिखना शुरू कर देते हैं, जो इलीगल है, अलाउड नहीं है। आपने जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है, आप आर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। आप वर्ड यूज कर सकते हैं ओनली टीएम अपने ब्रांड के ऊपर। आपकी एप्लीकेशन जैसी आपने फाइल करी, उसके बाद क्या होता है, एग्जामिनर आपकी रिपोर्ट को स्क्रूटनी करता है। कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं एग्जामिनर के, जैसे वो चेक करते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन है, आपने उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी सही लगाई है नहीं लगाई है, अगर आप गुडविल क्लेम कर रहे हो, आपने प्रॉपर एविडेंस दिए हैं या नहीं दिए हैं। उन सब चीजों को देखते हुए आपके एप्लीकेशन को वो अप्रूव करते हैं। और एक बार जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और वो एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो जनरल में एडवर्टाइज करता है। अब यहाँ भी एक लोगों को मिथ है कि जैसे मेरे ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया तो रजिस्टर्ड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, इसका मतलब ये नहीं आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है। आपका ट्रेडमार्क 4 मंथ्स के लिए जनरल में पब्लिश किया जाता है। उसका पर्पज ये है कि जनरल पब्लिक को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर मेरा ब्रांड किसी जनरल पब्लिक से मिलता जुलता है तो वो मेरे ब्रांड के खिलाफ अपोजिशन फाइल करके एक लीगल केस स्टार्ट करवा सकते हैं। So, वो सब कंप्लीट होने के बाद, इतने सब स्टेप्स लेने के बाद, जब आपका केस रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं to use the word R in your trademark. ओके, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब जर्नल में पब्लिश होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर हो गया हाँ, है, मतलब वो इन प्रोसेस है। बिल्कुल। और जब वो जर्नल के बाद अगर अपोजिशन किसी का या पब्लिक से ये नहीं आता कि भाई हमारा मिलता जुलता ट्रेडमार्क है, हाँ, कोई अपोजिशन फाइल नहीं होता, तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर देता है। ठीक है, और बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के बाद हम उसको फिर हम यूज कर सकते हैं, आराम आर लिख सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हो, R लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कितने टाइम का होता है पूरा? अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चले, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन या अपोजिशन नहीं आता है, तो कितना इसमें टाइम लग जाता है इसको रजिस्टर होने में, ट्रेडमार्क को? इसमें देखिए क्या होता है, जैसे हमने एप्लीकेशन फाइल करी, तो आज की डेट में तो क्या हो गया, एग्जामिनर्स है ना 15 to 20 डेज के अंदर ना आपकी एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट कर देते हैं या उसमें ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। तो 15 डेज के अंदर डिपार्टमेंट से रिप्लाई आ जाता है। जैसे मान लो लेट सपोज हम सिनेरियो लेके चलते हैं, डिपार्टमेंट ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया, कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं आया है, तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, आपकी ट्रेडमार्क मैंने जैसे बताया, आपकी एप्लीकेशन 4 मंथ्स के लिए पब्लिक नोटिस में गजट नोटिफाई हो जाती है। उसके बाद जैसे 4 मंथ्स आपके एक्सपायर होते हैं, विद इन 1 मंथ आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। सो दैट मींस मिनिमम 5 मंथ्स लगते हैं। कई लोग जैसे बोलते हैं कि मेरा ट्रेडमार्क 3 महीने में रजिस्टर्ड हो गया, 2 महीने में रजिस्टर्ड हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल। पीपल्स आर गेटिंग क्रिएटिंग अ डिलेमा। वो बहुत एक डिलेमा क्रिएट कर रहे हैं आपके माइंड में। 4 मंथ्स तो मिनिमम टाइम पीरियड है ही है आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने में, एंड मैक्स टू मैक्स हो जाता है 6, 7, 8 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है 6 से 8 महीने में, जो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है अब, जो कि पहले नहीं पॉसिबल था। पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो पहले बहुत टाइम लगता। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन या अपोजिशन नहीं आता तो 6 से 8 महीने के अंदर आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा।
रजिस्टर्ड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हम स्टेप 2 की, जैसे हमने एप्लीकेशन फाइल करी तो ऑब्जेक्शन एग्जामिनर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है ना? आपने बोला उसके बहुत सारे हाँ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं उसके हाँ। बेसिस पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं वो। तो जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं वो क्या होते हैं और उनका रिप्लाई जब हम करें तो क्या क्या ध्यान रखें, ये थोड़ा प्लीज़ हमें आप बताएं। वेरी गुड। बेसिकली क्या होता है, जब भी मान लो एग्जाम आपने एप्लीकेशन फाइल करी, अब ऑब्जेक्शन भी टू टाइप के होते हैं। जैसे आपका पहला जो स्टेप होता है दैट इज फॉर्मेलिटी चेक पास आउट। फॉर्मेलिटी चेक पास आउट में क्या होता है, मान लो जैसे मैं एक प्राइवेट लिमिटेड हूँ, मैंने किसी लीगल अटॉर्नी को ऑथराइज किया कि आप भाई मेरा एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। अब उन ऑथराइज प्रोफेशनल ने क्या करा, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच करनी होती है उनको इन द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। अब उन्होंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच करी वो अनसाइंड है या वो प्रॉपर्ली स्कैन नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बताया, अगर आप एमएसएमई में अगर आप रजिस्टर्ड हो, आपको अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट लगाना है, तो अगर उन्होंने मान लो उन्होंने वो नहीं लगाया, वो लगाना भूल गए हैं, उस केस में क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है डिपार्टमेंट वो फॉर्मेलिटी चेक में ही फेल कर देता है। जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी चेक फेल में हो जाती है, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप उस एप्लीकेशन को दोबारा उस चीज को रेक्टिफाई करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी गवर्नमेंट फीस। आपको कुछ फीस पे नहीं करनी है। लेट्स सपोज आपने वो फॉर्मेलिटी चेक फेल कर अप्रूव करा लिया, उसके बाद एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट इशू करी। अब जो नॉर्मली जो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लगाता है, वो जो हम देखते हैं 99% जो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लगाता है दो सेक्शन की लगाता है, सेक्शन 9, सेक्शन 11। सेक्शन 9 बेसिकली क्या कहता है कि जो मेरा ट्रेडमार्क है वो एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर इट मींस कि मेरा जो ट्रेडमार्क है वो मेरे बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस को डिफरेंशिएट नहीं करता। जैसे मैंने बताया, लाइक मेरा फूड वेंडिंग का शॉप है और मैं अपना ब्रांड रख रहा हूँ एप्पल, तो ये मेरा प्योरली मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे ब्रांड की जो दूसरे बिजनेस को डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर रहा। ओके। इस केस में क्या होता है, डिपार्टमेंट जो सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन लगाता है। अब उसको अगर आपको रिपरकेशन करना है, आपको चाहते हो कि आपके में 9 की ऑब्जेक्शन ना लगे, तो उसका बेस्ट जो एग्जांपल लिया गया है, जो हम लेते भी हैं, एज पर लॉ भी अलाउड है, आप चेक करो आपकी एप्लीकेशन में आपने गुडविल कितनी जनरेट कर रखी है पुरानी। लेट सपोज मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग नहीं कर रहा हूँ या किसी कम्युनिटी को रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे एक केस लेके चल रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि अग्रवाल है। अग्रवाल इज अ वेरी कॉमन सरनेम, बट मान लो मेरी माई सेल्फ ऑल्सो वाले लेट्स सपोज दीपक अग्रवाल, मैं अपने नाम से अपना सरनेम यूज करना चाहता हूँ तो डिपार्टमेंट मुझे अलाउ करेगा। बट अगर मेरे पास पुरानी कोई गुडविल है 20-25 साल पुरानी, मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि अग्रवाल, जैसे अग्रवाल स्वीट्स, अग्रवाल स्नैक्स के नाम से सिर्फ लोग मुझे जानते हैं, अगर मैं ये चीज प्रूव कर देता हूँ तो इवन मुझे मेरा सरनेम भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अच्छा, सो ये एक चीज होती है अगर हमें सेक्शन 9 के ऑब्जेक्शन को रिमूव करना है। ओके। अब दूसरा ऑब्जेक्शन आता है सेक्शन 11 का, उसमें ट्रेडमार्क जो अथॉरिटी जज करती है वो ये चेक करती है कि आपका जो ब्रांड है वो किसी और के ब्रांड को तो मैच नहीं हो रहा है। जैसे मैंने लेट्स सपोज मैंने अप्लाई करा है ईगल, अब मान लो ईगल अंडर क्लास 25, किसी और ने भी ईगल क्लास 25 में अप्लाई किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो डिपार्टमेंट उसमें ऑब्जेक्शन लगा देगा कि आपने ईगल ऑलरेडी अप्लाई किया है और ऑलरेडी एक ईगल एग्जिस्ट करता है। आप हमें ये हम आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस हमें ये बताइए कि आपका ईगल उनके ईगल से कैसे डिफरेंशिएट है। उसका हम रिप्लाई बनाते हैं, डिपार्टमेंट को रिप्लाई जस्टिफाइड लगता है, वो रिप्लाई को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो आपका मैटर रिजेक्ट तब भी नहीं करेगा, वो आपके मैटर को हियरिंग के लिए मार्क कर देगा। फिर आपके मैटर की हियरिंग जब आएगी, आप एग्जामिनर के सामने जाएंगे, अपना केस प्रूव करेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन चाहे तो आप ले सकते हैं एग्जामिनर से। ठीक है, तो बेसिकली दो ही सेक्शन आपने जो बताया उनके अंदर आप वो जो ऑब्जेक्शन आते हैं सेक्शन 9 और 11। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब यही है कि अगर आपने ऑलरेडी गुडविल क्रिएट कर रखी है, आप बहुत पहले से या बहुत टाइम से किसी चीज़ को उस ट्रेडमार्क को अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उस ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराने में, है ना। और जो भी ऑब्जेक्शन अगर रेज होता है तो आप उसको प्रॉपरली आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई आई हैव बीन यूजिंग दिस ट्रेडमार्क, कब से हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक हमारी गुडविल क्रिएट हो चुकी है, लोग हमारे प्रोडक्ट्स को इसी हमारे नाम से जानते हैं, तो उस बेसिस पे जो है रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन दे देता है।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो दीपक, एक हमने सुना है कि हेयरिंग जो नॉर्थ इंडिया में जो है हेयरिंग का टाइम बहुत लगता है, ऐसा कुछ है क्या? बहुत टाइम लगता है हेयरिंग आने में? इसमें क्या है, देखिए कि क्या होता है कि डिपार्टमेंट के पास है ना, पहले तो क्या होता था कि फिजिकल हियरिंग चलती थी, हम्म। ठीक है, ऑनलाइन हियरिंग का बहुत कॉन्सेप्ट बहुत कम था। हम्म। तो बट जब से ये हमने कोविड फेस किया है, हम्म। अब फिजिकल हियरिंग तो करना पॉसिबल होगा नहीं। हम्म। सो एग्जामिनर ने क्या स्टार्ट करा, ऑनलाइन हियरिंग स्टार्ट करा है। हम्म। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर नॉट एज मच एज कॉम्पिटेंट, जो हमें भी देखा, हमने फेस किया कि उनकी हियरिंग वीसी के थ्रू अभी इतनी सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है। हम्म। अब इसमें डिले क्यों होता है कि जो हमारा जो मैकेनिज्म है, हम्म। लाइक हमसे कि जैसे हम कहते भी है कि हमारे नंबर ऑफ केसेस जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेट्स सपोज 2 लाख, हम्म। उनके ऊपर जजेस बैठे हैं सिर्फ 5,000। हम्म। अब 5,000 जजेस को अगर 2 लाख केस दे दे जाएंगे, डिवाइडेड बाय अगर हम नंबर बाय 2 करते हैं, तो वो पर डे के तो अपने नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे। हम्म। सो अगर हम आज की डेट में भी देखें, आज की डेट में हियरिंग उन मैटर्स की आ रही है जो 2019 में अप्लाई हुए थे। हम्म। हम्म। तो आप समझ रहे हैं, जो 2019 में जो ट्रेडमार्क अप्लाई हुए थे, उनकी हियरिंग 2021 में हो रही है। हम्म। मतलब 2 साल का नॉर्मल टाइम पीरियड चल रहा है अभी। मतलब उनके पास इतनी पेंडेंसीज हैं कि वो 2019 के मैटर में भी अटके हुए हैं। हम्म। 2021 में मैंने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करा, वो हियरिंग के लिए चला गया। हम्म। सो आप समझ लीजिए कि वो 2 साल के लिए तो मैटर खींचे गया मेरा, मेरी इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए ब्लॉक हो गई है। अब 2 साल तक मुझे वेट करना पड़ेगा एग्जामिनर का हियरिंग आने के लिए। एंड यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि लोगों में एक मिथ होता है कि मैं हियरिंग जल्दी करवा लूं, हम्म। क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हियरिंग आपकी ऑन टाइम ही आएगी। एक नॉर्मल एक प्रोसेस दिया हुआ है, एक्सपीडेट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। हम्म। वो एक्सपीडेट प्रोसेस कब चूज होता था? वो पहले यूज होता था, क्योंकि पहले मैंने जैसे आपको बताया कि अभी क्या होता है, 15 दिन के अंदर एग्जामिनर का रिप्लाई आ जाता है। हम्म। बट पहले क्या होता था, वो रिप्लाई आने में 3-3 4-4 महीने लगते थे। तो हम्म। लोग उस प्रोसेस को यूज करके अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जल्दी इशू करवा लेते थे। ओके। बट आज के डेट में एग्जामिनर तो रिपोर्ट जल्दी इशू कर देता है, तो उसके लिए हमें कोई अलग से कुछ गवर्नमेंट फीस देने की जरूरत है नहीं। हियरिंग आपकी उसी टाइम पीरियड में आएगी जो उनका फीफो सिस्टम चला आ रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको वेट करना ही पड़ेगा उसमें। अच्छा, तो मतलब अगर हियरिंग आपकी 1 डेढ़ साल में का अगर टाइम मतलब अभी चल रहा है, जो भी आप कीपिंग इन व्यू हाँ दी करंट क्यू, तो मतलब अभी टाइम लग रहा है हाँ, 1.5 से 2 साल, नॉर्थ इंडिया में तो स्पेसिफिकली लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो मतलब बेसिकली जो ट्रेडमार्क में समझ पा रहा हूँ कि एक प्रोसेस है 6 से 8 महीने का। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो आपको ट्रेडमार्क मिल गया हाँ है ना? बस ये है कि आपको 6 से 8 महीने का, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आराम से आपका 6 या 7 8 महीने में मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो 1.5 महीने बाद तो ऑब्जेक्शन की हियरिंग, 1.5 साल बाद तो आपकी हाँ, हियरिंग ही मतलब ऑब्जेक्शन की आ रही है, तो मतलब तो 2 साल तक खिंच सकता है, 2 से ढाई साल लग सकते हैं, बल्कि ज़्यादा भी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और हाँ अगर बिल्कुल। तो मतलब ये है कि प्रोसेस इतना लंबा है, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा प्रोसेस है, प्रोसेस लंबा है और इसमें टाइम देना ही हाँ, पड़ेगा, है ना? देखिए उसका रीजन भी है, क्या है ना, जो हम कर रहे हैं हम्म। वो एक छोटी चीज नहीं है, हम्म। इट्स अ ब्रांड। हम्म। आज की डेट में अगर हम देखा जाए, जैसे किंगफिशर, पेप्सिको, हम्म। ये अपने ब्रांड से ही चल रहे हैं। हम्म। हम्म। इनका पूरा बिजनेस इनके ब्रांड से आता है। हम्म। सो अब हम सोचें कि वो 4-5 महीने के अंदर सब चीजें हो जाए सॉल्व, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारी गुडविल आपकी उस ब्रांड के ऊपर टिकी हुई है। हम्म। सो इतना टाइम एग्जामिनर भी क्या होता है, अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेंगे। हम्म। इफ अगर उन्हें लग रहा है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ ऑब्जेक्शन है, वो कहते हैं आप हमें जस्टिफाई करो कि आपकी एप्लीकेशन दूसरों से अलग क्यों है। तो हम्म। वो हमें चीज को उनको रिप्लाई करना होता है, एंड इफ सेटिस्फाइड, सो हमारा एप्लीकेशन इवन जैसे मैंने बताया 7-8 महीने में भी रजिस्टर्ड हो सकता हम्म। ठीक है। और अच्छा दीपक, एक बहुत जनरल क्वेरी है जो हम लोगों को मिलती है, वो यही है है। कि अब जैसे मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई कर रखा है, ठीक है, और तो मैं जब तक मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस में मैं ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता हूँ, और अगर लेट से इन केस अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो उसके बाद जो मैंने यूज़ किया वो तो मेरा टाइम मैंने लगा ही दिया ट्रेडमार्क में उतना, उसको ब्रांड को प्रमोट करने में। अगर लेट से नहीं भी मिलता तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मतलब लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि यार मैंने अपना अप्लाई कर रखा है और मैं क्या साथ साथ इसको यूज़ कर लूँ, तो ये पॉसिबल है? उसमें उसमें क्या होता है, जैसे लेट सपोज, मैं तो बल्कि सबको ये रिकमेंड करता हूँ, आपने जैसे ही कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करा, हम्म। लेट सपोज आपके पास पुरानी कोई गुडविल है नहीं, हम्म। ठीक है, एंड आपने ट्रेडमार्क अप्लाई करा, आपका ऑब्जेक्शन आ गया, लेट सपोज सेक्शन 9 का ही आ गया हम्म। कि आपका ट्रेडमार्क का डिस्टिंक्टिव नहीं है। हम्म। अब डिस्टिंक्टिवनेस को हटाने के लिए आपको उसमें अपना यूजेज बढ़ाना पड़ेगा, हम्म। हम्म। आपको उसमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, हम्म। आपको उसमें प्रमोशंस में एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे। हम्म। लेट सपोज अगर मैं दिखाता हूँ कि मैंने एप्पल ही अप्लाई करा है, लेट सपोज, हम्म। बट उस एप्पल के ऊपर है ना मैंने 4 करोड़ रुपए लगा दिए। हम्म। जब एग्जामिनर के पास मेरी हियरिंग गई, हम्म। मैं एग्जामिनर को बताता हूँ, सर आप अगर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो,
आप एक बार मेरा बिजनेस टेक देखिए, मैं इसमें 4 करोड़ रुपए एज एन एक्सपेंस कर चुका हूं इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इससे 10 करोड़ का मैं रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ। अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो आप ये देखिए एक तो इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि मैं अपना बिजनेस शट कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो ब्रांड चल रहा है, मेरा जो बिजनेस आ रहा है वो तो मेरे ब्रांड से ही आ रहा है ना, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। सो ये हमें प्रूव करते हैं कि मेरी एप्लीकेशन डिस्टिंक्टिव हो गई है बाय नेचर ऑफ इट्स यूज। तो इवन मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं, आप उसको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। ओके क्योंकि जैसे आप उसको यूज स्टार्ट करेंगे, ट्रेडमार्क इट्स जस्ट ओनली फॉर द यूसेज। आपका यूसेज जितना स्ट्रांग होगा उतनी स्ट्रांग आपकी एप्लीकेशन होगी। आपका यूसेज स्ट्रांग नहीं है, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। और एक क्वेरी दीपक ये है हम लोगों की कि जैसे अब ट्रेडमार्क किसी का अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो यूज़ कर रहा है 8-10 साल से यूज़ कर रहा है उसको, बट उसने रजिस्टर नहीं कराया ड्यू टू एनी रीज़न। अब उसको पता लगता है कि सिमिलर कोई एक बंदे ने कॉपी कर लिया, कैसे करके उसने रजिस्टर करा लिया, तो जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है उसके पास कोई राइट है उसको चैलेंज करने का, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी चैलेंज करने का? जो जिसने रजिस्टर नहीं कराया, मतलब हाँ, आप उनके लिए राइट की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका राइट है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसको चैलेंज कर दें, क्योंकि वो पहले से यूज़ कर रहे हैं और उनकी गुडविल ऑलरेडी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस वो देख नहीं पाए या उनको पता नहीं लगा और किसी ने करा लिया वो सेम नाम से, और जब उनकी नोटिस में आया तो उनके पास कोई ऐसा कोई वे आउट है कि वो उसको चैलेंज कर सकें? इसमें रजत जी क्या देखा जाता है, इसमें ना मेन चीज देखी जाती है आपका यूसेज। हाँ, आपका लीगल यूसेज क्या है। हाँ, लेट सपोज कि मैं एग्जांपल लेता हूँ बीकानेरी भुजिया। मैंने बीकानेरी भुजिया रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, बट मैं उसको 100 साल से यूज करता आ रहा हूँ, ठीक है। कल एक मान लो कल को कोई एक नया ब्रांड उठ जाता है बीकानेरी भुजिया के नाम से, जो 2019 या 20 में अप्लाई हुआ है, उसने लेट सपोज रजिस्टर्ड भी करा लिया है, स्टिल मेरे पास राइट है, बट मेरे पास ट्रेडमार्क के एक्ट में जाके कोई राइट नहीं होगा। मेरे को हाई कोर्ट में एप्लीकेशन रेट फाइल करनी पड़ेगी। ओके, मैं वहां जाके रेमेडी ले सकता हूँ। ओके, एट द एंड जो डिपार्टमेंट जो कंसीडर करेगा वो तो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट को ही कंसीडर करेगा। ओके, आपको अगर अपनी लीगल फाइल्स के लिए राइट करनी है सो यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट, ओके, कि माय लॉर्डशिप की मेरे पास इतनी साल की गुडविल है। एंड ट्रेडमार्क एक्ट भी मुझे अलाउ करता है कि बिकॉज रजिस्ट्रेशन लेना ट्रेडमार्क एक्ट में मैंडेटरी नहीं है, दैट्स ऑप्शनल, बट एट द एंड प्रिविलेज जो है वो रजिस्टर्ड मार्क को दी जाती है, कुछ ना कुछ तो प्रिविलेज दी जाएगी। डिपेंड करता है आपकी यूसेज के ऊपर, अनरजिस्टर्ड वाले ने यूसेज कितने साल से कर रखा है उसमें उसने कितनी रेवेन्यू जनरेट करी है, लोग उस ब्रांड को सिर्फ उसी के नाम से जानते हैं, तो यस डेफिनेटली उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना अनरजिस्टर्ड हो। अंडरस्टूड, ठीक है। मतलब वो ये कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूसेज, आप कब से यूज कर रहे हैं। यूसेज तो मतलब लॉ क्या मतलब एक जनरल वो भी यही कहता है कि भाई जो पहले से यूज कर रहा है उसका राइट ज्यादा है उस ब्रांड पे, और जो अभी कर रहे हैं चाहे रजिस्टर्ड भी हो, बट हाई कोर्ट भी ऑब्वियसली अगर आप बाहर भी आगे भी जाते हैं, अगर आप इसके अगेंस्ट रिट भी फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट भी ऑब्वियसली वो भी ये देखेगा कि हाँ भाई इसका यूसेज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो भी उन्हीं को फेवर करेंगे। ठीक है। और कोई दीपक ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग अगर आप हमसे मतलब कोई बात शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज आपने सब कुछ ऑलमोस्ट बता ही दिया है, एंड आई थिंक कि उसमें ट्रेडमार्क का मोटा मोटा सब चीज़ कवर हो ही रही है। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारे ऑडियंस को या एज अ प्रोफेशनल या एज अ क्लाइंट आप कुछ गाइड करना चाहें या बताना चाहें? बिल्कुल, देखिए दो चीज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली मेन चीज, जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, आपके माइंड में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि मैं ना यहाँ पे अपनी एक इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ या मेरे 4,000-9,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। आपके 4,000-9,000 रुपए आज मैटर नहीं करते, बट लेट सपोज अगर यही ब्रांड आपका 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद 9 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो वो अपने आप में एक वैल्यू है। बट जब भी कोई एप्लीकेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, आप दो चीज माइंड में रखिए, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका ब्रांड आपका प्योरली बिजनेस को रिप्रेजेंट ना करे, वो एक जनरल ब्रांड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर कोई फूड वेंडर एप्पल यूज करना चाहे तो वो बहुत जनरल वर्ड है, जेनरिक वर्ड है, जो मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, बट वो क्या करते हैं बिना चेक करे अप्लाई कर देते हैं। फिर एट द एंड क्या होता है कि उनका ना फिर ऑब्वियसली मनी तो वेस्ट होती है, एंड दैट वो फिर डीमोरलाइजेशन चला जाता है कि मैंने इतने पैसे भी लगाए, मेरे को कुछ फायदा नहीं मिला। वो ऑब्वियस होना ही है, ये आपकी गलती है या फिर आपके प्रोफेशनल की गलती है जिसने आपको गाइड करा है कि उसको पहले बता देना था कि आपका जो एप्लीकेशन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
हाँ अगर आप पे जनरल वर्ड अप्लाई कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप पुरानी से पुरानी आप उसकी यूसेज हो आपके पास। लेट सपोज अगर मैं एप्पल ही अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मेरा फूड वेंडिंग का बिजनेस है, मेरे पास 20, ऐसे मैं आपको हमारा एक रिसेंट एग्जांपल डिसाइड करता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का। एक है हमारे ब्रांड, उनका बैंड बाजे का काम है, बहुत पुराना बैंड बाजा है उनका, ठीक है, आई थिंक अंग्रेजों के जमाने का है, 1950s का है, 50s 47 ऐसी तब का ब्रांड था वो। तो हमारे पास आए, दे सेड कि सर हमारा ये डेल्टा एज बैंड है, तो ये हमें अप्लाई करना है। सो आई सेड कि नहीं, ये तो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल वर्ड। कहता नहीं सर, हमारा जो ब्रांड है ना वो अंग्रेजों के जमाने का है, हम तब से हमारे माँ बाप चलाते हुए आ रहे हैं इसको। अच्छा। सो हमने वो देखा, हमने यूसेज क्लेम करी उतने साल की, एंड यस वी सक्सीड, हमें मिला वो ब्रांड। अच्छा। सो ये चीजें आपकी यूसेज आपकी डिपेंड करते हैं ट्रेडमार्क पे। आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जस्ट टू अवॉइड सब। अब यूसेज में क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशनल अगर यूसेज दिखा रहा है, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ अपनी भी एक्सपर्टाइज देगा आपको, उसके लिए ऑब्वियसली वो कुछ चार्ज करेगा, 1000 2000 इज व्हाटएवर बी द हिज फीस। अब उसके लिए हम ये लोग सोचते हैं कि हम अभी से क्यों इतना इन्वेस्ट करें, ऑलरेडी गवर्नमेंट फीस दे चुके हैं, ऑलरेडी क्यों इतना इन्वेस्ट करें। बट नो, अगर वो यूसेज के लिए आपको कंसल्टेंसी दे रहा है या फिर आप खुद भी अपनी यूसेज दिखा रहे हैं, सो मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आपका ब्रांड यूनिक नहीं है, आपका जनरल ब्रांड है, आप हमेशा अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करें विद सम यूसेज। आपकी यूसेज को ही डिपार्टमेंट कंसीडर करता है हियरिंग पे। ओके। आपके एप्लीकेशन अगर ऑब्जेक्ट भी हुई है और आपने अगर उसमें टर्नओवर अच्छा खासा दिखाया है, आपने उसमें गुडविल जनरेट करी है, तो डिपार्टमेंट को आपको रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा। ओके। वो डिनाई नहीं कर सकते आपके ब्रांड। ओके, तो बेसिकली मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है कि आपका यूसेज एंड दी यूनिकनेस ऑफ द ब्रांड, है ना। और अगर जेनरिक भी है तो अगर यूसेज है तो आप बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं और उसने आपने बहुत उसको प्रमोट किया हुआ है, बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन देगा ही देगा। देगा बिल्कुल देगा। हाँ, आपको बस वो प्रूव करना आना चाहिए, मैं रजिस्ट्रेशन एलिजिबल क्यों। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं मिस कर गया था दीपक जी, बस ये बताइए थोड़ा सा, मतलब ऑडियंस को बताने के लिए कि एक तो इसमें हमारे ट्रेडमार्क में जो फीस है वो पर क्लास के हिसाब से होती है और कितनी क्लासेस हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यार 4500 कर लिए तो सारी क्लासेस में हो गया, मेरा ट्रेडमार्क हो गया, कोई और यूज ही नहीं कर सकता, है ना। तो बस छोटा सा आप हमें बस ये बता दीजिए कि क्लासेस कितनी हैं और ये फीस है जो 4500 आप कह रहे हैं जो छोटी कंपनी और एमएसएमई को देनी होती है, बड़ी कंपनीज के लिए ऑब्वियसली 9000 रुपए की फीस है। तो ये पर क्लास है या कैसे है, ये बता दीजिए बस प्लीज, और क्लासेस कितनी है। ये एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि ऐसा क्या होता है कि लोग है ना, जैसे मैं बताता हूँ, बेसिकली ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस हैं। हाँ। ठीक है, 45 क्लासेस का मतलब क्या है कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हर बिजनेस को ना एक क्लास में डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्लोथिंग सेक्टर की, तो उनके लिए डिपार्टमेंट ने बोला आप क्लास 25 में फॉल करते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको क्लास 1 दी हुई है कि आप क्लास 1 में फॉल करते हो। होटल इंडस्ट्रीज है, उनको क्लास 43 दी हुई है। लीगल है 44, ऐसे करके डिपार्टमेंट ने ना क्लास डिवाइड की हुई है। अप टू द क्लास 34 डिपार्टमेंट ने कैटेगराइज करा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। उसके बाद की जितनी क्लासेस हैं उसके वो डिपार्टमेंट ने क्लासिफाई करा सर्विस सेक्टर में। अब आपके जो डिपार्टमेंट फीस चार्ज करता है वो चार्ज करता है पर क्लास। दैट मींस एक क्लास में एक एप्लीकेशन फाइल करने की गवर्नमेंट फीस है 4500 9000, जो भी आपका केस होगा। लेट्स सपोज मैंने अपना एक ब्रांड अप्लाई करा, ठीक है, मेरा लोगो है, लेट्स सपोज दीपक ही है। दीपक इज द लोगो विच इज, जो मैंने लोगो में मेंशन किया हुआ है। अब मैं उस लोगो को अप्लाई करता हूँ एक क्लास 25 में या क्लास 44 में, ठीक है। अब मैंने दोबारा किसी और क्लास में दीपक को अप्लाई करा, लेट्स सपोज 35 में, तो मेरे को दोबारा गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी, दोबारा एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, सब चीजें दोबारा स्टेप वाइज फॉलो करने पड़ेंगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। कई लोग का एक क्वेश्चन होता है कि जब हम मल्टी क्लास में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लास 99, जो है मल्टी सीरीज एप्लीकेशन। अब उसमें लोग कहते हैं कि आपने इसमें क्यों नहीं अप्लाई करा, आपने सारी क्लासों को एक ही बार में क्यों अप्लाई नहीं करा। मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि रीजन है, अगर मान लो मैंने 10 क्लास में अप्लाई करा अलग अलग, डिपार्टमेंट ने मेरी सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन को उनको लगा ऑब्जेक्शन में आनी चाहिए, उन्होंने 2 को ऑब्जेक्शन में डाला, बाकी चीजों को या तो उन्होंने मिस हो गई या
ध्यान नहीं दे पाए, जो भी वॉट एवर बी द रीजन, 7 एप्लीकेशन मेरी अप्रूव होगी, बाकी 3 जो थी वो मेरी ऑब्जेक्शन में आ गई। बट अगर मैं 99 में अप्लाई करता हूँ, मेरी एक ही एप्लीकेशन बनी, उसमें सारी क्लास मेंशन होती है। अब डिपार्टमेंट क्या करता है, सारियों पे ही 99% ऑब्जेक्शन लगा देगा। अच्छा, सो आपकी सारी एप्लीकेशन ही रुक जाएंगी। ओके, सो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि आप हमेशा इंडिविजुअली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप अगर 99 में अप्लाई करोगे एक साथ सारी एप्लीकेशन, गवर्नमेंट आपकी फीस को ना एक ही बार चार्ज करेगा, ऐसा नहीं है। मैं अगर 10 क्लास को क्लास 99 में अप्लाई कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन के थ्रू, तब भी डिपार्टमेंट 4500 into 10 45,000 आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। मतलब फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, फीस तो जानी ही जानी है। फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ। वो बस क्या होता है, वो बोलना नहीं चाहिए, वो प्रोफेशनल अपना काम इजी कर रहा है। क्योंकि अगर वो अलग अलग अप्लाई करेगा, उसको अलग अलग एप्लीकेशन चेक करनी पड़ेंगी सारी, बट वो अपने रिलैक्सेशन के लिए वो क्लाइंट नुकसान कर रहा है। तो मतलब इट इज एडवाइजेबल कि आप डिफरेंट क्लासेस में ही, मतलब इंडिविजुअल क्लासेस में करें, और जो फी है वो क्लास वाइज है, ऐसा नहीं है कि 4500 में 45 क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको सब में करना है तो जितनी क्लासेस है इनटू 4500 कर दीजिए, इन केस ऑफ स्मॉल कंपनीज एंड एमएसएमईज, है ना, यानी स्टार्टअप्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आई गेस ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है, ऐसा और कोई कंसर्न हमें लगता नहीं कि होगा। और बाकी अगर कोई कंसर्न अगर जैसे हमारी ऑडियंस का होता है तो ऑब्वियसली मैं आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में, सो वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आप मतलब एक अगर वो हमारे रेफरेंस के थ्रू आए तो प्लीज़ उनको आप गाइड करिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच दीपक अपना टाइम देने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।